हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड ऑलरेडी हम 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, 2 यूनिट्स को रिवाइज कर चुके हैं। एंड मैं आपको फिर से कह रही हूँ, किसी भी यूनिट में रिवीजन करते हुए हम शॉर्ट में रिवाइज करने, क्योंकि अगर डिटेल में हम टॉपिक्स को करेंगे, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कोई भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है उसका, तो मैं वो छोड़ नहीं रही हूँ, ताकि उसको अच्छे से हम रिवाइज करें, रिमाइंड करें, रिकॉल करें। और ये जो नोट्स हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डे वाले दिन आप इजीली, इवन मैं कहूँगी एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो गया है, इतनी आगे चला गया है, तो उसको बहुत ध्यान से आप आफ्टर 1 वीक, मे बी आफ्टर 15 डेज, तो आप क्या करें, प्लीज़ पूरी 10 यूनिट्स को रिवाइज़ करें। किस तरह से एक दिन टारगेट बनाएं कि आज हमें फर्स्ट 5 यूनिट्स को रिवाइज़ करना है। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे रिवाइज़ करेंगे, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर पढ़ा मैक्स वर्दीमर के बारे में, आप फटाफट शॉर्ट में रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। आपने पढ़ा मैक्स वर्दीमर के बारे में, आपने शॉर्ट में यहाँ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो देखे और समझे कि ये क्या है। फिर आप सोचते हैं कि इस थ्योरी में और क्या क्या है। अगर आपको याद ना आए तो आप डायरेक्टली अपने नोट्स को ओपन कीजिए, अपनी जो PDF है, वट जो भी आपके पास है उसको अच्छे से ओपन कीजिए, उसमें देखिए। तो इससे आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इनको बिल्कुल ना छोड़ें कि हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हमारा पर्पस सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, कंसेप्ट्स को माइंड में बिल्कुल सेट करना है। तो इसीलिए ये जो शॉर्ट में जो आपकी रिवीजन की जो नोट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट में हमें यही ज़्यादा काम आते हैं। और साइकोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जाएंगे तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो बहुत ही अच्छा एक स्कोप रखती है। तो इसकी एक टीचर को वैसे भी नॉर्मली भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छे से लर्निंग थ्योरीज कौन सी हैं, मोटिवेशन कौन सी है, पर्सनैलिटी कौन सी है, इंटेलिजेंस की थ्योरी कौन सी है, किसने दी है, किसने क्या बोला है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आज हम ये सब करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3 में रिवाइज। सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज रिवीजन with our mindset series class number 3 and unit number 3. So let's start. सबसे इजी टॉपिक हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है ये वेन डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा, ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो कवर करती है ग्रोथ को भी। इसका मतलब आप समझे कि जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ क्या है, क्वांटिटेटिव, बट जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी को तो कवर करती है, क्योंकि ग्रोथ उसमें इंक्लूडेड है, प्लस वो क्वालिटी को भी इंक्लूड करती है। इज़ इट क्लियर? और मैंने यहाँ बहुत ही इजी पॉइंट्स नहीं डाले हैं जो कि नॉर्मल होते हैं कि ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है, ये लिमिटेड होती है और ये कॉन्टीन्यूस चलती रहती है। ये बातें आप सबको पता है। तो ये चीज़ें जो याद रखनी है आपको, इनको नोट कीजिएगा और बहुत ध्यान से, क्योंकि कंसेप्ट में से क्वेश्चन आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड की। अगर आपसे सपोज करो पूछ लिया जाए ऑर्गेनाइजेशनल जो एस्पेक्ट है वो ग्रोथ का होता है या डेवलपमेंट का होता है, ठीक है, और मेजरमेंट हैं वो हम ग्रोथ की कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है उसको हम असेस करते हैं। और ये बात ध्यान रखना, इट्स मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट बट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। बट जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना भी क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि डेवलपमेंट तो होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पर्सनैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। पहले तो माइंड में सेट कर लीजिए कि 5 टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, यानी कि पर्सनैलिटी को 5 टाइप से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है ट्रेट के बेसिस पर, कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें क्या क्या ट्रेट होते हैं। फिर टाइप के बेसिस पर कि किस किस तरह के लोग होते हैं, किस किस तरह की पर्सनैलिटी रखने वाले लोग होते हैं। उसके बाद साइकोडायनेमिक, यानी कि मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड, कि जो मेंटली लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोगों की पर्सनैलिटी होती है वो कैसे डिफ़र होती है। फिर उसके बाद उनके बिहेवियर के बेसिस पर। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक। तो ये 5 तरह से कुछ पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया है। इनमें बहुत ध्यान से, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से देखें और सिर्फ इसको देखिए, कोई समझने वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ें होती हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होता है, ऐसी चीज़ें आपको क्रैम ही करनी पड़ती हैं कि ट्रेट में कौन है,
टाइप में कौन कौन से हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, साइकोडायनेमिक, तो ये बहुत इजी है वैसे याद करने। ह्यूमनिस्टिक की बात करें तो देखो कार्ल रोजर है, हमारे अब्राहम मैस्लो है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरिस्टिक थ्योरी किसने दी है, हमारी पर्सनैलिटी की, मैक्स वर्दीमर ने दी है, कर्ट कॉफका ने दी है, ठीक है। उसके बाद कॉलर ने दी है, कर्ट लेविन ने दी है। साइकोडायनेमिक तो ऑब्वियसली आप कोई भूलेंगे नहीं, सिगमंड फ्रॉयड। उसके बाद सिर्फ ट्रेट याद रखिए, बाकी जो बच गए, जो भी अजीबोगरीब नेम आए, स्प्रेंजर, हॉलैंड, जंग, शेल्डन्स, ठीक है, रिचमर्स, हिपोक्रेट्स, ये सब क्या हैं, हमारे टाइप्स। और इनके टाइप भी इतने ही अजीब हैं जितने इनके नेम अजीब हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इनको कैटेगराइज करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, हर तीसरे दिन रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम तक इन चीज़ों को। जो भी साइकोलॉजी की जो भी ये पीडीएफ है, इसको बहुत ध्यान से हर वीक रिवाइज़ करेंगे एक बार, ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाएं। नेक्स्ट देखिए, अब इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेट थ्योरी की अगर बात करें हम, तो G.W. एल्पर्ट। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम इस थ्योरी की बात करते हैं, एल्पर्ट की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया है। कॉमन और इंडिविजुअल जो डिस्पोजिशंस दी हैं, जो ट्रेट्स बताए हैं इन्होंने पर्सनैलिटी के, यानी कि जो एल्पर्ट है वो क्या कहते हैं कि एक इंसान में, एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंडिविजुअल में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, तो कुछ इंडिविजुअल ट्रेट्स होते हैं जो इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड होते हैं, जिनको पर्सनल डिस्पोजिशन कहा जाता है। यानी कि जो ये वर्ड है डिस्पोजिशन, वो किन्होंने दिया है, वो एल्पर्ट का वर्ड है, और उन्होंने डिस्पोजिशन को यूज़ किया है। कॉमन ट्रेट्स के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, और इंडिविजुअल ट्रेट के लिए वो यूज़ करते हैं पर्सनल डिस्पोजिशन। उसके बाद जहाँ भी आपको कार्डिनल दिखे, सेंट्रल दिखे और सेकेंडरी दिखे, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एल्पर्ट की ट्रेट पर्सनैलिटी की थ्योरी से है, ठीक है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर बताया है इन्होंने पर्सनैलिटी का, कि एक स्टेजेस में जो है वो क्या होती है, चेंजेस होती रहती है, स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है, और स्टेजेस में ही हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो करती है। और एक पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं रहती है, वो चेंज होती है, वो ट्रेट्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है जो पर्सनैलिटी का नेचर है वो डिसकॉन्टिन्यू है। नेक्स्ट है हमारा आरबी कैटल। अब इन्होंने 16 जो पर्सनैलिटी के फैक्टर बताए हैं, और इन्होंने जो पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर बताया है वो फैक्टर्स के बेस पर बताया है। सरफेस और सोर्स की बात करते हैं। आप सबको पता है सरफेस और सोर्स में क्या डिफरेंस है। जब हम किसी एक पार्ट के बारे में पर्टिकुलरली बात करें और एक बार उसको एज अ होल बात करें, तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर आदमी शर्माता है, ठीक है, एक हम उसको डायरेक्टली वो एक नज़रिए से एक पार्ट देखा हमने, वो लोगों के सामने जाते हुए शर्माता है, बट दूसरी तरफ हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि हमने ये बोल दिया कि वो क्या है, इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो एक कंप्लीट बताता है, एज अ होल बताता है, तो एक क्या बताता है, उसका पर्टिकुलर एक पार्ट जो कि हमें डेली लाइफ में दिखाई देता है, उसका डेली पता चलता है। उसके बाद आप यहाँ थ्योरी देख रहे होंगे आई थिंक कि ये मैंने यहाँ पर डायग्राम जानबूझ के बनाया है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक सिंगल ये थ्योरी है इनमें से, जो कि ट्रेट और टाइप दोनों की ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई आई जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, कि ये ट्रेट का भी पार्ट है और टाइप का भी पार्ट है, ताकि रिवीजन करते हुए आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। तो ये ट्रेट और टाइप दोनों के ही कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करती है। नॉर्मेलिटी की बात करती है, 4 चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। इमोशनली स्टेबल होता है बच्चा, ठीक है। कब इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात की है। न्यूट्रोटिक क्या है, जब जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा किसी की जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो क्या है, इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, तो क्या बोला जाता है, न्यूरोटिक बोला जाता है। और नॉर्मेलिटी की बात करता है, जब वो इमोशनली स्टेबल है, वो क्या कर सकता है, एक अच्छे से डिसीजन ले सकता है, वो इमोशनली स्ट्रोंग है, वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है लोगों के साथ। तो नॉर्मेलिटी की जो सिचुएशन को बताता है वो इमोशनली स्टेबल पर्सनैलिटी वाला होता है। और न्यूट्रोटिक की अगर बात करें तो क्या होता है, इमोशनली जो अनस्टेबल होता है, इन्होंने बात की है। उसके बाद बात करते हैं टाइप की।
जब हम टाइप थ्योरी की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर मेन लिखे हैं हॉलैंड जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और जंग है जो मोस्टली आपने देखा होगा, आर्क टाइप, अनीमा और एनीमियस की जो बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोगों ने देखे होंगे। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट इन्होंने टाइप बताए हैं पर्सनैलिटी के। जो आर्क टाइप है, एनीमा है, ये इनमें से आपको कोई भी वर्ड दिखे तो वो किसका है? जंग। उसके बाद है जो स्पेंजर्स हैं, उन्होंने 2 एस्पेक्ट बताई है, थ्योरेटिकल और इकोनॉमिक। आपको ध्यान होगा एक प्रीवियस ईयर में पूछ रखा था, एक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एंड द सब्जेक्टिव टाइप्स किसने दिए हैं? तो वो किसने दिए हैं? स्प्रेंजर ने। जब भी आपको दिखे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सनैलिटी के टाइप्स किसने बताए हैं, तो सोचना सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सनैलिटी को सब्जेक्ट से रिलेट किया है तो कोई ना कोई स्ट्रेंजर ही होगा, हमारा नोन नहीं है। तो स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर के थ्रू याद रखना। उसके बाद हॉलैंड है, उन्होंने क्या बताया कि पर्सनैलिटी क्या है? रियलिस्टिक है और इन्वेस्टिगेटिव है। कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को सीखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो है बिलीव करते हैं। कुछ क्या होते हैं? रियलिस्टिक होते हैं। उसके बाद जो हैं शेल्डन ने दिए हैं एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। देखिए यहाँ से ध्यान रखना, एंडोमॉर्फिक को भूल जाओ, पीछे से मॉर्फिक तो सेम है सब में, मॉर्फिक, एंडो, मेसो, एक्टो। अब एंडो बोलते नहीं है, बहुत एंडी बनता है, 1 नंबर का एंडी आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वो क्या है? जब एंडो की बात होती है यानी कि पर्सन जो ऐसा हो जो बहुत इजी गोइंग है, सोशेबल है, बहुत ही जो उसका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है सोसाइटी के साथ, वो इजीली सबसे घुल मिल जाता है, अच्छे से बात करता है, एकदम एंडी पर्सन, ठीक है। और मेसो के बारे में क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है। क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी क्रेजनेस होती है, मसल्स की एक्टिविटी, थोड़ा एनर्जेटिक होता है। देखो मैसो मसल्स से रिलेटेड है तो माचो मैन होता है, मसल्स वाला होता है। एक्टो की जब बात होती है, एक्टो एक्टिंग करता है फालतू में, शर्माने की, यानी कि जो शाई नेचर का होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, पेसिमिस्टिक होता है, उसमें फियर होता है लोगों के सामने बोलने का, जाने का। तो एक्टो, दोबारा से रिमाइंड कीजिए, एंडो जो 1 नंबर का एंडी है, मैसो जो मसल्स से एक्टिविटी से एनर्जेटिक है, एक्टो जो एक्टिंग करता है यानी कि जो वीक है, जो शाई है, जो सेंसिटिव है, ठीक है, पेसिमिस्टिक है। नेक्स्ट वन इज़ साइकोडायनेमिक थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ भी सिगमंड का नाम आए तो 2 बातें याद रखना। स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने पर्सनैलिटी का, और डिफ्रेंशिएट बहुत ध्यान से करना। मैंने अभी इसीलिए स्ट्रेस दे के ऊपर बताया था। यहाँ पर कैटल ने क्या दिया है? पर्सनैलिटी के फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है पर्सनैलिटी का, और उसमें क्या बताया है? इड, ईगो, सुपर ईगो। होप आप सबको ये पता होगा इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होती है। उसके बाद पर्सनैलिटी इन्होंने क्या बताया कि डायनेमिक है, क्योंकि आप सबको पता है स्टार्टिंग में बच्चे में इड होती है, फिर धीरे धीरे उसमें ईगो आती है, फिर धीरे धीरे वो सुपर ईगो की स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ये क्या है? चेंजेबल है, चेंज होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। फिर इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है कि टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट दिया है इन्होंने। 2 एस्पेक्ट दिए हैं, एक तो पर्सनैलिटी डायनेमिक है जिसके अंडर उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है, और टोपोग्राफिक के अंदर क्या बताया इन्होंने कि कॉन्शियसनेस, फॉर कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके बारे में बताया है कि पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। और इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के साथ इनको अटैच किया है। जब बच्चा अनकॉन्शियस होता है तो उसमें इड होती है, प्री कॉन्शियस की स्टेज पे पहुंचता है तो उसमें ईगो आती है, और जब वो कॉन्शियस हो जाता है तो वो सुपर ईगो की स्टेज पर पहुंच जाता है। इन्होंने और भी कुछ वर्ड्स और बातों का जिक्र किया है, जैसे इंस्टिंक्ट की बात की है इन्होंने कि लाइफ जो है, लाइफ इंस्टिंक्ट की बात करते हैं जिसको इरोज बोला जाता है, और डेथ की जब ये बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? थैनाटोस। तो ये कुछ वर्ड हैं जो मैंने जानबूझ के यहाँ लिखे हैं, मैं भी कुछ घुमा फिरा कर यहाँ से वर्ड दे दें एग्ज़ाम में तो थोड़ा ध्यान रखना। और इस कंडीशन को जो लाइफ वाला पोर्शन होता है इरोज, इसको लिबिडो नाम दिया है इन्होंने। उसके बाद इनकी एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी है। ये क्या कहते हैं? फ्रूड का मानना है कि जो बच्चा होता है वो स्टार्टिंग से ही क्या होता है, उसमें जो सेक्स की हैबिचुअल
होता है, वो जो उसमें हैबिट्स होती हैं वो इनहेरेंट होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है जैसे वो सकिंग करता है, ठीक है, तो ये स्टेज आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बच्चा पहले ओरल यानी कि जो सकिंग है वो बच्चा सीख कर आता है। उस एनल की स्टेज आती है जहाँ पर क्या होता है, मैनिपुलेशन की बात की जाती है। फिर उसके बाद फैलिक की स्टेज आती है जो 3 to 5 होती है। और फैलिक में क्या होता है, जो बच्चा है वो क्या करता है, जेनिटल्स को टच करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। छोटे बच्चे आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये ठीक है या गलत है, वो इन बातों से बहुत दूर होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हैबिट होती है ये उनके अंदर इनबिल्ट होती है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग सिगमंड हमेशा ही ये कहते थे। उसके बाद लेटेंट की स्टेज आती है, जो यहाँ पर अगर कहा जाए तो ऐसी स्टेज है जहाँ पर वो थोड़ा सा सेक्स को अवॉइड करता है, सेक्सुअलिटी को अवॉइड करता है। क्योंकि बच्चा जब 5 से 12 साल की स्टेज बताई जाती है ये, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, प्रेशर में आ जाता है पेरेंट्स के, बच्चा डरने लग जाता है और बच्चे को डांटा जाता है कि आप ऐसे इधर उधर हाथ ना लगाएं, टच ना करें। जैसे आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाते होगे, छोटे बच्चों को बताते हैं, तो वो प्रेशर में आने लग जाता है कि वो सोसाइटी से डरते हुए जो टचिंग है, अपनी सेक्सुअलिटी है, उसको अवॉइड करता है। उसके बाद जेनिटल स्टेज, ये आप सबको पता है, 12 के बाद जो भी है, होमोसेक्सुअल स्टेज भी बोला जाता है इसको, हेटेरोसेक्सुअल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड की सेक्सुअल थ्योरी है, तो इसका कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो इसको भी माइंड में रखें। उसके बाद बिहेवियर में आती है बात मैक्स वर्दीमर की, कर्ट कोफका की, कोहलर की, हमारे कर्ट लेविन की। जहाँ हम वर्दीमर की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट थ्योरी दी है इन्होंने। गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, सी एज अ होल। मैं इसको जूम कर देती हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर गेस्टाल्ट का मतलब होता है सी एज अ होल, जब हम होल पार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही कहूँ आपको कि ह्यूमन बॉडी, आइज़, नोज़, हैंड्स, अगर एक भी चीज़ ना हो तो क्या होता है, उस चीज़ की कमी खलती है हमें। तो वो हम एज अ होल, पूरे ह्यूमन, अलग अलग उंगली, हमारी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको मिलाकर हम एक, अगर कोई भी सामने से कोई लड़की आ रही है, कोई लड़का आ रहा है, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, एज अ होल क्या बोल रहे हैं हम, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है। हम ये तो नहीं बोलते हाथ, पैर, सिर, उसको जुड़ा हुआ एक पार्ट आ रहा है चल के। तो एज अ होल जब उसे बोला जाता है, यानी कि गेस्टाल्ट क्या कहते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स मिलकर जब एक बनाते हैं। देखो अब तक जो जितनी भी पर्सनैलिटी आई, सब क्या फोकस कर रहे थे, एक अलग तरह के अपने ट्रेट पे, टाइप पे, साइकोलॉजी पे। लेकिन यहाँ मैक्स वर्दीमर हैं वो कुछ अलग कंसेप्ट लेके आए, पाई फिनोमिना लेकर आए, ठीक है। और यही रीज़न था कि इनको फादर कहा जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी का। प्रोडक्टिव थिंकिंग की इन्होंने बात की, ठीक है, ग्रुपिंग की इन्होंने बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की इन्होंने बात की। अब ग्रुपिंग की बात से ही आपको पता चल गया होगा, जब भी आपको वर्दीमर से रिलेटेड क्वेश्चन आए या आपको सोचना है कि वर्दीमर जी ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या दिया है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, पाई फिनोमिना। पाई फिनोमिना क्या है, इसके ऊपर आपको आई दिख रही होगी यहाँ, थोड़ा ड्राइंग को अवॉइड करना और राइटिंग को भी, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, ये परसेप्शन, जो देख के हम चीज़ें सीखते हैं एज अ होल, जब हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हमारे जो कोहलर हैं उन्होंने भी क्या कहा है, जैसे वो ऐप था, उन्होंने क्या किया था, उस चिंपैंजी को, उस ऐप को क्या किया था, एक पिंजरे में बंद कर दिया था, सामने बनाना, यानी कि डायरेक्टली उसके को एम दे दिया था, उसके पास एक लक्ष्य था कि उसको बनाना लेना है, ठीक है। अब उसके पास क्या था, ना तो ट्रायल एंड एरर मेथड को इन्होंने अवॉइड किया था, ये बिल्कुल अगेंस्ट थे उनके, ये नहीं चाहते थे कि एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। अब यहाँ पर उसने कोई लेवर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है कि ऐप बार बार उसको प्रेस करे, देखे कब ठीक दबेगा कब नहीं, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। तो जो वर्दीमर है बहुत ही अलग कंसेप्ट लेकर आए थे। तो उन्होंने भी क्या किया था कि जो स्टिक्स हैं, कुछ स्टिक्स रख दी थी वहाँ। तो उन्होंने पहले क्या किया, उसने एक स्टिक उठाई, उसने देखा कि ये तो बनाना तक नहीं पहुंच रही है। फिर वो 2 मिनट तक देखता रहा कि किसी तरह ये बनाना तक पहुंच जाए। फिर वो बैठ गया, बैठ के उसने चारों तरफ देखा, यानी कि परसेप्शन,
देखा, फिर सोचा कि उस केले तक कैसे पहुंचा जाए, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। फिर उसने चारों तरफ देखी और उसको कैसे स्टिक दी गई थी जो अटैच हो जाए एक दूसरे से, तो उसने स्टिक्स को अटैच किया और बनाना को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये क्या है, परसेप्शन पे बेस्ड है। जब भी गेस्टाल्ट थ्योरी की बात आए ना तो सोचना परसेप्शन, आंखें, इस मेरी बनाई हुई ड्राइंग को याद रखना, आँख को, ठीक है। तो और इसी से रिलेटेड देखिए ये वर्ड हैं, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, सिंप्लिसिटी, कितना बड़ा कंसेप्ट बना देते हैं इसको कि ये वो है, इसको अटैच करना है, पास पास पैटर्न होता है। भाई देखो, फिर से मैं यही कहूँगी, अगर आपके सामने एक डायग्राम दे दिया जाए, कहा जाए उसको पैटर्न है, उसका डॉट डॉट लगा दिए हैं, ठीक है, कि इसको क्या करो, मैच करो, बनाओ क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे, देखकर, उसे देखकर ही तो मैच कर रहे हैं आप। यहाँ कोई भूल भुलैया में थोड़ी घुस रहे हैं, या फिर आप ट्राई करके थोड़ी देख रहे हैं। आप क्या करेंगे, पहले परसेप्शन लगाएंगे कि हाँ डॉट है तो एक डॉट से दूसरे डॉट को मैच करना होगा। तो यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज़, क्लोजर्स, तो ये ग्रुपिंग का ही एक पार्ट है कि किसी भी तरह क्या करते हैं, चीज़ों को देखकर अपनी प्रोडक्टिव, देखते हुए प्रोडक्टिव थिंकिंग को लगाते हुए, यानी कि प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, वेस्टेज की तरफ नहीं जाना है। जो एरर्स हैं उनको रिमूव करना है, उनको रिड्यूस करना है, फिर चीज़ों को ग्रुप करना है, ग्रुपिंग करनी है उनकी, और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद कर्ट कॉफका का नाम आए तो इन्होंने भी क्या बताया है, लॉ ऑफ परसेप्शन के बारे में बताया है। फिर कॉलर आप सबको पता है, जो चिंपैंजी वाली थ्योरी इन्होंने दी है। कर्ट लेविनफील्ड थ्योरी इन्होंने दी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब ह्यूमनिस्टिक, जो कि कार्ल रोजर, आप सबको पता है जब भी कार्ल रोजर का नाम आए तो वो क्या कहते हैं, गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, आइडियल और रियल सेल्फ। रियल जो अब हम हैं, आइडियल जो हम बनना चाहते हैं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट की सिचुएशन होती है, अगर ना मिले तो अनकॉन्ग्रुएंट की सिचुएशन आती है। आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है, और आपका आइडियल क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आप रियल में हैं क्या। अब आप क्या हैं, एक हाउस वाइफ हैं, रियलिटी क्या है, दैट यू आर अ हाउस वाइफ, बट आप बनना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप उसको पा लेते हैं तो कौन सी सिचुएशन होगी, कॉन्ग्रुएंट की सिचुएशन होगी। अगर उसको नहीं पाते हैं तो अनकॉन्ग्रुएंट की सिचुएशन आएगी। और कंडीशनल जो है, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके बारे में बात करता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, आई थिंक 3 और 4 टाइम्स, कि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो कौन से हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसकी थ्योरी से मैच करती है। तो ये हमारी कौन सी है, कार्ल रोजर की थ्योरी, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ध्यान रखना इसे। अब्राहम मैस्लो, ये आप सबको पता है कि इन्होंने एक हायरार्की दी है कि जैसे जैसे नीड हमारी कंप्लीट होती जाती है उसी तरह से वो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करती रहती हैं। पहले क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है सबसे पहले, बेसिक नीड्स, यानी कि रोटी, मकान, कपड़ा, ठीक है। उसके बाद जब वो आ जाता है तो हम सोचते हैं कि किसी तरह पैसा कमाया जाए, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं। उसके बाद बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड आती है कि अपनी इमेज बनाएं, अपना एक स्टेटस बनाएं, ठीक है। लास्ट में क्या चाहता है एक पर्सन कि मैक्सिमम सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की है नीड की। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इंटेलिजेंस पे। बी ने 1 फैक्टर थ्योरी दी है। इनकी थ्योरीज़ के नेम मैंने रेड कलर से लिखे हैं तो ध्यान रखें और बहुत जल्दी 3 और 4 डेज़ में इनको रिवाइज़ करते रहें। बी ने थ्योरी दी है 1 फैक्टर की, एक फैक्टर कॉमन फैक्टर बताया है कि एक जनरल फैक्टर होता है, इसी को मोनार्की थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद इनकी थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया, चार्ल्स पियर्समैन ने। उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर, जनरल फैक्टर होते हैं, कुछ स्पेशल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो जनरल जो सब में होते हैं, कॉमनली पाए जाते हैं, और स्पेसिफिक जो स्पेशल कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस होती है लोगों के अंदर। उसके बाद E.L. थॉर्नडाइक ने इनको भी रिजेक्ट कर दिया और मल्टी फैक्टर की बात की है, जिसको बोला जाता है अनार्किक थ्योरी भी बोला जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि इंटेलिजेंस 3 तरह की होती है, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल होती है। उसके बाद इनके कंसेप्ट को L. थर्स्टन ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ग्रुप फैक्टर,
प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया, फैक्टर एनालिसिस। तो ये 3 इसके नाम हैं इनकी थ्योरी के। एल थर्स्टन की जो थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहा जाता है, फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। इनकी टोटल क्या है 9 फैक्टर्स दिए हैं इन्होंने, 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई हैं इंटेलिजेंस की, जिसमें से कि 2 जो हैं वो बाद में ऐड हुई हैं रिसेंटली और 7 वो हैं पहले से थी। इसको कैसे सीक्वेंस को किस तरह से याद रखेंगे ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि लास्ट में कौन सी थी। जैसे एनवीएस का हम लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एनवीएस का एग्ज़ाम देते हैं जो टीजीडी बेसिस पे जो जिसका सीटेट क्लियर होता है वो लोग देते हैं। तो एनवीएस नवोदय जो विद्यालय होते हैं, एनवीएस अगर एनवीएस में लग गए तो क्या होगा भाई, बीएमडब्ल्यू को भूल जाओ, बीएम से भी बड़े कौन होते हैं हमारे पीएम। तो बी एम की जगह पीएम याद रखो, पीएमडब्ल्यू में बैठ के जाएंगे। अगर हम एनवीएस में लग गए तो पीएमडब्ल्यू में बैठ के आएंगे। फिर हमें क्या, हमारी जो आईडी है उसको लोग पहचानेंगे, सब पहचानने लग जाएंगे। तो जो हमारी लास्ट वाली हैं दोनों, इस सब को आप समझ ही गए होंगे। जैसे एन से न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, वी से वर्बल जो है एबिलिटी। तो इस तरह से लास्ट की कौन सी है हमारी, डी और पी, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारी लेटेंस थी। नाउ नेक्स्ट इज जेपी गिलफर्ड। 3D डायमेंशनल दिया है इन्होंने, स्ट्रक्चरल ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल प्रोवाइड किया है, एसआई मॉडल भी बोला जाता है, एसओआई भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इन्होंने क्या बताया है, मटेरियल जिसको कंटेंट भी बोला जाता है, प्रोसेस जिसे ऑपरेशन भी बोला जाता है, और प्रोडक्ट। जो इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं आप सबको पता है पहले क्या थे, जो इनका हमारा जो ग्रिड होती है इस तरह से, तो इन्होंने पहले क्या दिया था 120 सेल्स, उसके बाद 150 सेल्स बताए थे इंटेलिजेंस के, उसके बाद 180 सेल्स। जो लास्ट में बताए गए हैं वो कितने हैं 180 सेल्स, और वो कहाँ से हैं, लेट्स स्टार्ट। मटेरियल और कंटेंट जो इन्होंने बताया है वो क्या बताया है, FSSB, ठीक है। चीज़ों को टीचर्स के साथ रिलेट करके ध्यान रखना। पहले को कैसे याद रखोगे मटेरियल में, क्योंकि इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी ज़रूरी है कि किसके बाद कौन सा आता है। तो एक टीचर क्लास में कैसे पढ़ाता है, फिगर्स समझा कर, फिगर से समझाया, ठीक है, और फिर क्या बोला, समझ आया भाई, ठीक है। तो एक टीचर क्या करता है, या कोई भी आपका पीयर है वो क्या करता है, आपको कोई भी फिगर दिखा के बोलता है, फिगर समझ में आया भाई, ठीक है, FSSB। तो अब जो फिगर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिगर, ताकि बहुत और भी अच्छे से समझ आए, विजुअल और ऑडिटरी में। उसके बाद आप सबको पता होगा FSSB से क्या बनता है, फिगरल, सिंबॉलिक, फिर उसके बाद सिमेंटिक, उसके बाद बिहेवियरल। उसके बाद हम जब बात करते हैं प्रोसेस की या ऑपरेशंस की, तो उसमें क्या बनता है, देखो एक चिल्ड्रन है, दूसरा चिल्ड्रन है, यानी कि 2 बच्चे हैं, और दोनों क्या आते हैं टीचर के पास पढ़ने आते हैं। बीच में कौन है, मैडम, CMC, बच्चा मैडम बच्चा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिया उनको वर्क, क्या वर्क दिया, R2, यानी कि रीड एंड राइट, दोनों को काम दिए, लिखना भी और पढ़ना भी, उनको दोनों काम दिए। दोबारा से सुनिए, एक बच्चा है, मैडम है, बच्चा है, उन्होंने दे दिया काम दिया R2, यानी कि जो हमारी मेमोरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेमोरी रिकॉर्ड में और रिकॉल में। और ये टीचर कराती भी है, मैडम एक काम देती है, चीज़ों को रिकॉर्ड कराती है बच्चों के माइंड में और रिकॉल कराती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। कॉग्निशन, उसके बाद M से मेमोरी, जिसको R2 यानी कि रिकॉर्ड और रिकॉल, उसके बाद कन्वर्जेंट, उसके बाद डाइवर्जेंट। उसके बाद क्या किया, जब सब कुछ काम करा लिया, मेमोरी रिकॉर्ड करा दी, रिकॉल करा दी, तो चीज़ों को इवेलुएट किया एक टीचर ने। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, होप। और ये चेंजेस अब आपको याद रहेंगे फिगरल में, और इधर से मैम ने 2 काम दिए हैं, ठीक है। पहले वो एक ही काम कराती थी, चीज़ों को बस रिकॉल कराती रहती थी, बुलवाती रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, वो रिकॉर्ड भी कराने लग गई है। तो रिकॉर्ड और रिकॉलिंग के 2 काम करने शुरू कर दिए हैं, और लास्ट में इवेलुएट करती है चीज़ों को। जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट निकला उससे, तो वो चेंज नहीं होता है, UCRSTI,
देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, अब इतना कुछ करा दिया टीचर ने, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहाँ पहुँच गई है, वेट अ मिनट, ये समझ आ गया आपको, ये आ गया है। अब जब बच्चे को इवेलुएट कर लिया तो प्रोडक्ट में अब क्या कहेंगे कि जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो चाइल्ड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड वो रीच कर गई, जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते थे वो रीच कर गई, या फिर हम बोलेंगे कि वो उन्होंने जो काम दिया था रिकॉलिंग और रिकॉर्डिंग का वो कर चुके हैं, रिकॉलिंग और रिकॉर्डिंग हो गई है, अंडरस्टैंडिंग बना ली है एक बच्चे ने रिकॉलिंग और रिकॉर्डिंग करके। उसके बाद क्या हुआ, सारा जो ये इम्प्लीमेंटेशन है सब एक टीचर ने इम्प्लीमेंट कराया है, जो अब यहाँ तक जितना भी काम हुआ सब टीचर ने कराया। अब ये आपको ध्यान आ जाएगा, ये सिर्फ सीक्वेंस के लिए मैंने स्टोरी टाइप में बताया है, अदरवाइज आपको पता है यूनिट, क्लास, रिलेशन, इसको वैसे आप इजीली वैसे भी याद कर सकते हैं। एक यूनिट होती है, यूनिट के बाद फिर एक क्लास बनती है, यूनिट्स के बाद फिर क्लास में रिलेशंस डेवलप होते हैं, जब रिलेशन बन जाते हैं तो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, और जब सिस्टम बन गया तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और जब बाहर तक वो सोसाइटी तक ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं चीज़ें तो उसको इम्प्लीकेट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीकेशन होती है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज़ जो हमें स्पेशली अलग से मेंशन की गई है सिलेबस में, जो गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है कि 7 टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं। ध्यान रहे यहाँ पर ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और ये क्या था, यहाँ पर एबिलिटीज़ थी 7, ठीक है, इंटेलिजेंस की एबिलिटीज़ थी, और यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंस के ही टाइप्स हैं, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस ही हैं अलग अलग, जैसे लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, ठीक है, स्पेशियल, उसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटर और इंट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग की, तो जहाँ भी स्टर्नबर्ग की बात आए तो ट्रेरे की थ्योरी दी है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, 3 बेसिक टाइप की ह्यूमन इंटेलिजेंस बताई है इन्होंने। क्या कहा है, कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल है, एक्सपेरिमेंटल और क्रिएटिव है एक आदमी की थिंकिंग, और जो कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल है, इन 3 चीज़ों के बेसिक टाइप्स बताए इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस की। उसके बाद हम बात करें तो अगर कैटल की बात आए तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी बताई है इन्होंने इंटेलिजेंस की। और फ्लूइड जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, एक लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी शेप अपनी ले लेता है वो किसी भी कंटेनर की। तो इसी तरह से जो नई नई प्रॉब्लम आती हैं उनको एक्सेप्ट करता है, उनको सॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहाँ इंटेलिजेंस की बात होती है फ्लूइड। और क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी आता है, हम उसी काम को करते हैं, जहाँ वहीं पर टिके बैठे हैं, यहाँ पर रिजिडिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल हाइजीन क्या है, अगर देखने में लगे तो ज़्यादा सोचे तो सेम चीज़ें लगती हैं दोनों, बट ये सेम नहीं है। मेंटल हाइजीन क्या होती है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ है, इमोशनल है, हमारा इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो ये सब हमारा मेंटल जो हाइजीन होता है उसमें कवर अप करता है। बट जो मेंटल हेल्थ होती है वो एक हमारी कंडीशन है, एक हमारी स्टेट है कि हम किस कंडीशन में किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, हम लोग कैसे फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो जो मेंटल हाइजीन है वही क्या करता है, अचीव कराता है मेंटल हेल्थ को। तो मेंटल हेल्थ तक हम कैसे पहुंचते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेंटल हाइजीन। उसके बाद हम जब बात करते हैं लर्निंग की, लर्निंग का मतलब क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। तो जहाँ भी लर्निंग की बात आती है यानी कि चेंज ऑफ बिहेवियर, तो यहाँ पर 3 टाइप की लर्निंग दी गई हैं, बिहेवियरिस्टिक बेसिस पे, कॉग्निटिव बेसिस पे और सोशल बेसिस पे। तो बिहेवियरिस्टिक की बात करें तो जॉन वॉटसन ने दिया है, और कॉग्निटिव की बात करें तो बड़े ही फेमस जो प्याजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सोशल की बात करें तो बंडूरा को हम भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद जब जॉन वॉटसन की जब बात करते हैं तो बिहेवियरिस्टिक क्या है कि एक बिहेवियर से हम चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से हम बिहेवियर को
चेंज करा सकते हैं, यानी कि करा सकते हैं, कराना है चेंज। तो इसमें 3 टाइप की थ्योरीज आती हैं हमारी। क्लासिकल कंडीशनिंग जो पेवलोव ने दी है, और पेवलोव ने क्या कहा है, स्टिमुलस से स्टिमुलस की बात की है, यानी कि एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात की है। ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल की बात की गई है किसमें, यानी कि जो स्किनर की थ्योरी है उसमें SR की बात की गई है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है। रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ट्रायल एंड एरर जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है, और लॉ ऑफ लर्निंग बताई है इन्होंने। 2 तरह के लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 लॉज दिए हैं और सेकेंडरी में 8 दिए हैं। उन 8 को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, बट आप सिर्फ 3 को याद रखिए, आपको खुद पता चल जाएगा उन 3 में से कौन सा नहीं है, वो सेकेंडरी है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न है, CS और US यानी कि कौन सा ट्रेस होता है, कौन सा फॉरवर्ड होता है, कौन सा बैकवर्ड होता है, तो एक इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं तो अगर हम बात करें, जैसे बहुत दिन हो गए हैं हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, जहाँ भी पेवलोव की बात आती है हम उसके डॉग को उठा लेते हैं। हम बात करते हैं अपनी, अब हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद अपनी सिचुएशन देखिए। जब आपकी मम्मा आपको आवाज़ लगाती है कि बच्चे बहुत देर से पढ़ाई कर रही है या कर रहे हो, तो मैं क्या आपके लिए चाय बना दूँ, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ? तो आप क्या बोलते हैं, यस। तो आपके तभी क्या हो जाता है, आधा हेडेक ख़त्म कि अब चाय आने वाली है, ठीक है। तो वो क्या है, अभी आपको चाय मिली नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड को ये हो गया है, वहाँ तक ये वाइब्स पहुँच गई हैं, ये सिग्नल्स चले गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं चाय मिलने वाली है, ठीक है। तो ये क्या था, कंडीशनिंग तैयार की है आपकी मम्मा ने, एक कंडीशन लगा दी कि जा रही हूँ मैं, आपके लिए चाय तैयार हो रही है, ठीक है। मम्मा की आवाज़ से आप समझ गए हो कि मम्मा अब चाय बनाने गई है, ये क्या थी, एक कंडीशन रखी है। उसके बाद क्या है, जब आपको चाय मिलती है उसके बाद अनकंडीशनिंग, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, वो नेचुरल है, ठीक है। तो वो जब नेचुरल है उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, इसलिए उसको अनकंडीशनल बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ सलाइवा की हम बात नहीं करेंगे, अब यहाँ हेडेक की, आपके सिर का दर्द गायब, जब आपने चाय पी तो सिर का दर्द गायब। ये क्या गया है, फॉरवर्ड गया है, क्योंकि पहले अनकंडीशनल, पहले मम्मा ने आवाज़ लगाई है, उसके बाद आपके पास चाय आई है, लेकिन मम्मा ने पहले चाय रख दी है टेबल पे, ठीक है, उसके बाद आवाज़ लगाती है आपको, ठीक है। वेट अ मिनट, लुक एट हियर, यही 5 वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जब भी बात की जाती है कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग की। ध्यान से समझिएगा, भूल जाइए डॉग, फूड, बैल, सब कुछ भूल जाइए। आप पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, सिर्फ मम्मा को याद रखिए, अपनी टी को याद रखिए, रिमेंबर। अब हम बात करते हैं 2 चीज़ों के बारे में, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनड क्या होता है, जो नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो नेचर से हमें ऑटोमेटिकली मिलता है, यानी कि चाय जिसको बहुत पसंद है उसे पता है कि वो चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, तो ये क्या है, नेचुरल है, इसके आगे कोई कंडीशन तो नहीं रखी है किसी ने। कंडीशनिंग क्या है कि वो सिर्फ कंडीशन रख रहे हैं कोई भी आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करने से पहले या बाद में। अब इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल, सबसे पहले फॉरवर्ड की, तो यहाँ पर आइए, आपकी मम्मा ने आवाज़ लगाई कि मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ। अब वो किचन में चाय बनाने गई और उन्होंने आवाज़ लगा दी कि जल्दी से अपना जो भी टॉपिक है कवर कर ले और टेंशन मत ले, अगर नींद आ रही है कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो उसने क्या किया, एक कंडीशन रख दी, कंडीशन स्टिमुलस रख दिया, कंडीशन रख दी, आपको गैस की आवाज़ सुनाई दी, आपको मम्मा की आवाज़ सुनाई दी, तो ये आपके लिए कंडीशनिंग थी। उसके बाद आपको चाय मिली, यहीं पे आपको क्या हो गया था, हेडेक आधा कम। फिर आपको अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि आपको चाय मिल गई, ठीक है, आपने अब यहाँ पर क्या किया, चाय का मजा लिया। अब इसको ध्यान रखना, तो ये है फॉरवर्ड कि पहले आपको कंडीशन दी है, मम्मा ने आवाज लगाई, उसके बाद आपके पास चाय आई, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड में क्या है, मम्मा डायरेक्टली एडवांस है, सीधा चाय टेबल पे रख दिया और फिर आवाज लगाती हैं
कि बच्चे चाय पी लें, ठीक है। चाय पहले ही रख दी है आपकी टेबल पे, फिर बताती हैं आपको चाय पी ले, तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड, उल्टा हो गया कि जो अनकंडीशनिंग है नेचुरल है, यानी कि चाय पहले दे दी, बता बाद में रही है मम्मा, ठीक है। अब डीले में क्या किया उन्होंने, कंडीशन तो दे दी, आवाज लगा दी है, बच्चे मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है, बट अब पड़ोसन दिख गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आसपास की बातें पूछना, ठीक है। तो बातों में लग गई और डीले, बहुत देर बाद उस कंडीशन को फुलफिल किया, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो बहुत देर बाद, यानी कि आप चाय का वेट कर रहे हैं और चाय बहुत देर बाद आती है, डीले कर देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, साइमल्टेनियस में क्या होता है, सेम मम्मा क्या कर रही हैं, आई हैं, दरवाजे पर लाई हैं, और जो CS है US है साथ में है, बोलते बोलते कह रही हैं ले पकड़ ले चाय, मैं तेरे लिए चाय बना लाई हूँ, ठीक है, ना पहले बताया ना बाद में, वो साथ साथ आपको बता रही हैं और चाय दे दी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेसिंग की। ट्रेस में क्या होता है, इस कंडीशनिंग में मम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही हूँ, यानी कि कंडीशन बताई कि चाय लेकर आ रही हूँ, कंडीशनिंग तो बता दी है, कंडीशनल स्टिमुलस रख दिया है, बट अता पता ही नहीं है, मम्मा गायब। तो होप आपको ये समझ आए होंगे कि जो फॉरवर्ड कौन सा होता है, बैकवर्ड कौन सा होता है। तो ज़्यादा फूड बेल लिखे ना, सोच लें, मम्मा ने पहले चाय दी है, उसके बाद बताया है तो बैकवर्ड है, पहले बताया है फिर चाय दी है तो क्या है, फॉरवर्ड है, ठीक है। और बता के बहुत देर में चाय लेके आए हैं तो डिले है, बता कर गायब हो गए हैं तो ट्रेस है, और बताते बताते आपको चाय दे रहे हैं तो वो क्या है, सेम सिचुएशन, साइमल्टेनियस वाली कंडीशन है। तो होप ये कंडीशन आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ होप यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट चलिए, कॉग्निटिव है प्याजे, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। शायद इनको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्याजे है, वाइगॉट्स्की है, ब्रूनर है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। हम बचपन से तो नहीं कहूँगी, बट 6-7 साल से पढ़ते ही आ रहे हैं, इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बट फिर भी मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, अब हम ये रिवीजन की जो है सीरीज़ चला रखी है हमने, एक माइंड में ये हो जाए कहाँ पर क्या है, किस तरह से रिवाइज़ करना है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की ही, चाहे 4 मिनट की हो, 5 की हो, 10 की हो, वट उसकी एक वीडियो बनाऊँगी कंप्लीट डिटेल में नोट्स के साथ और शेयर कर दूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो किसी भी कंसेप्ट से डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक बस आपको कमेंट करना है और उस पर्टिकुलर वीडियो को मैं आपको ज़रूर भेजूंगी, ठीक है। तो ये ना सोचे कि कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन में अगर एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में उठाएंगे तो रिवीजन शाम तक भी पूरी नहीं हो पाएगी। उसके बाद है सोशल में क्या बात होती है, एल्बर्ट बंडूरा की, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है ये, जो सोशल थ्योरी की बात करते हैं, लर्निंग की, कि सोसाइटी से हम चीज़ों को सीखते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे हमें कंसेप्ट्स दिए हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है हमें, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी कि सोसाइटी में देख देख कर सीखते हैं। अब बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ये किसने किया था, एल्बर्ट बंडूरा ने किया था। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था आपको पता है, जो एक डॉल होती है उसको क्या करते हैं, बार बार मारते हैं, उसको मारते हैं और वो दोबारा खड़ी हो जाती है, मारते हैं वो दोबारा खड़ी हो जाती है, यहाँ से कुछ राउंडेड शेप में होती है वो, और उसको मारते हैं वो फिर से उसी सिचुएशन में आ जाती है, उसी कंडीशन में आ जाती है। तो वो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम किसी का अग्रेसिव, या बच्चे जो हैं वो टीवी देखते हैं और टीवी में फ़ाइट देखते हैं, तो उसी तरह का उनका जो अग्रेसिव होता है, बहुत सारे बच्चे तो एक्टिंग करते हुए घूमते हैं, उंगलियों से ऐसे बंदूक बना लेंगे, मारते हुए घूमते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर, मैं तो फौजी बनूंगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, टीवी में देखकर सीखते हैं, अग्रेसिव जो बिहेवियर है उनका वो वहाँ से आता है। तो फिर उन्होंने बात की है रेसिप्रोकल डिटर्मिनेंट्स की, यानी कि PBE, पर्सन, बिहेवियर और इवैल्यूएशन। ये क्या कहते हैं कि जो डिटर्मिनेशंस हैं वो कहाँ घूमती हैं, कि एक पर्सन है, उसका बिहेवियर, एनवायरनमेंट है, तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि उन्होंने क्या कहा, एक तरह से इनका रिलेशन क्या है, ट्रायंगुलर है। उसके बाद इन्होंने सेल्फ एफिशिएंसी की बात की है। देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करना भी क्वेश्चन में आ सकता है। सेल्फ एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ, सेल्फ
कॉम्पिटेंसी की नहीं हो रही है। कॉम्पिटेंसी में स्किल्स आती हैं, अपनी एबिलिटी आती है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, ट्रस्ट। जैसे अगर हम कहें कि हमें ट्रस्ट है कि हम जीआरएफ करेंगे, तो ये सेल्फ एफिशिएंसी है, ठीक है, ये हमारी स्किल नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये हमारी एफिशिएंसी है। उसके बाद इन्होंने बात की है वाइकेरियस लर्निंग की। वाइकेरियस क्या होता है, इनडायरेक्ट लर्निंग, जो इनडायरेक्टली हम सीखते हैं। जैसे क्लास में आपने बहुत बार देखा होगा, एक टीचर क्या करती है, इनडायरेक्टली बच्चों को सिखाती है, इनडायरेक्टली रीइंफोर्समेंट आती है, इनडायरेक्टली पनिशमेंट, यानी कि जैसे किसी बच्चे को डांटा। क्लास में बहुत बार हमारी टीचर्स भी करती थी, और अगर हम आप लोग में से कोई टीचर है तो आपको पता होगा, हम पूरी क्लास को मारने के बजाय किसी एक बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं या रीइंफोर्स करते हैं, एक बच्चे को प्राइज़ देते हैं फर्स्ट आने पे, तो सब बच्चे इनडायरेक्टली क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, अंदर से चीज़ों को सीखते हैं, और वो भी करने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें भी रीइंफोर्स मिलेगा। या फिर पनिशमेंट की, कोई होमवर्क नहीं करेगा तो ये पनिशमेंट मिलेगी, तो हमें भी मिल सकती है, आज इसे मिली है तो हमें भी मिल सकती है, तो पनिशमेंट। उसके बाद मॉडलिंग का कंसेप्ट दिया इन्होंने बहुत ही अच्छा, ARPR, ठीक है, ये एक तरह से प्रोसेस है सीखने का, चीज़ों को लर्न करने का। अवेयर होते हैं हम पहले किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद रिटेन करते हैं उन चीज़ों को, अपने माइंड में सोचते हैं, यानी कि हमने कुछ देखा फिर वो माइंड में सेट किया। अब यहाँ पर हम चलो रोटियां बना देते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक लड़की ने अपनी मम्मा को देखा चपाती बनाते हुए, रोटी बेलते हुए, अवेयरनेस आई कि किस तरह से रोटी बना रही है, उसके माइंड में चला फिर वो प्रोसेस कि पहले मम्मा ने ऐसे उठाया, आटा गूंदा, फिर ऐसे किया, फिर बेलन से ऐसे किया, तो वो रिटेंशन हुई। रिटेंशन के बाद आता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। अब उसने प्रोड्यूस किया, उसने रोटी को बना कर देखा, अब पहली बार में ऐसी भी बन सकती है रोटी, मे बी बिल्कुल राउंडेड भी बन जाए, मे बी ऐसी भी बन जाए, तो वहाँ से क्या आती है, रीइंफोर्समेंट, यानी कि मोटिवेशन मिलता है हमें। या तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं हमसे नहीं बनेगी, या बहुत बार ऐसा होता है पहली बार में ही हम बहुत अच्छी रोटी बना दें। तो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, जो हमारी एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। और ये SLT से SCT में चेंज हो गया है, सॉरी ये यहाँ पर अच्छे से PDF में पता नहीं कैसे कट गया, SLT से SCT में चेंज हो गया, यानी कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में नाम इसका चेंज कर दिया गया है। ये कंसेप्ट में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है करंटली, ठीक है। उसके बाद हमारी इम्पॉर्टेंट कुछ थ्योरीज यहाँ भी आती हैं। रॉबर्ट M. गैग ने कंडीशंस बताई हैं इन्होंने, लर्निंग की साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताई हैं। इन्होंने क्या कहा है, बिहेवियर से कॉग्निटिविज्म की तरफ गए हैं। तो नीचे से देखिए, पहले सिग्नल लर्निंग, और इनके जो नीचे से 4 यानी कि 4 स्टेप्स हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, हमारे बिहेवियरल में, और उसके बाद कॉग्निटिव की तरफ जाते हैं। इसीलिए इन दोनों थ्योरीज़ का कॉम्बिनेशन है कि वहाँ से चलकर वहाँ पर पहुँचते हैं। हाईएस्ट कॉग्निटिव यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आते हैं, ये इनका सीक्वेंस है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारी हल रीइंफोर्समेंट की बात होती है, जहाँ पर SOR का जिक्र किया इन्होंने, ऑर्गेनिज्म को ऐड किया स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में। ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जिसमें हल ने अपने रीइंफोर्समेंट थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इनकी थ्योरी पैब्लो और थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और इन्होंने क्या है, जो होम्योस्टेटिक एक बायोलॉजिकल कंडीशन होती है, बैलेंस सिचुएशन होती है हमारी बॉडी की, जैसे स्वेटिंग होना, ठीक है, सर्दियों में सर्दी लगना, शिवरिंग होना, तो ये क्या है, हमारी जो बैलेंस सिचुएशन होना है, होती है एक बॉडी की। जैसे ड्राइव होती है, यानी कि इसको ड्राइव थ्योरी भी कहा जाता है। जब हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, खाना खाना है, यानी कि एक ड्राइव इंक्रीज़ होती है, एक ड्राइव बनती है, ठीक है। अब जब ड्राइव होती है तो मोटिवेशन आता है हमारे पास उसको पूरा करने का। ये में भी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब कुछ लोग चोरी करते हैं, तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रही होगी, उनके सामने ड्राइव होगी जिसको वो रोक नहीं पाए और उसके कारण उन्होंने चोरी की है। तो ड्राइव क्या होती है, ड्राइव को कम करना, हल्स के अकॉर्डिंग ड्राइव को कम करना क्या है, प्राइमरी फोर्स है बिहाइंड द मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक प्राइमरी फोर्स है, सोर्स है, एक कंपोनेंट है जिससे मोटिवेशन मिलता है, यानी कि हमें अपनी ड्राइव को कम करना है, वो क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन है हमारा। और जब ड्राइव क्या होती है, फुलफिल होती है, वो कौन सी सिचुएशन बताई गई है, बैलेंस, यानी कि होम्योस्टेटिस।
नेक्स्ट है टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि बिहेवियरिस्टिक भी है और कॉग्निटिव थ्योरी भी है लर्निंग की, लेटेंट लर्निंग भी कहा जाता है इसको, सी और बी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बहुत सारे नेम हैं, ध्यान रखना थोड़ा, जो साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पर्पसिव थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, सिंपल साइन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ही बात याद रखना, एस थ्योरी, क्या चीज़ किस चीज़ को लीड करती है। 4th क्लास कंप्लीट हो गई तो हमें नेक्स्ट 5th क्लास मिली, 5th से हमें 6th मिली, तो स्टिमुलस से स्टिमुलस मिलना। ठीक है, एक स्टिमुलस से मोटिवेट होकर हम दूसरे पे पहुँचते हैं, दूसरे से तीसरे पे पहुँचते हैं। ठीक है, हमने जैसे पहले क्या किया, आप लोगों ने पहले बीएड किया होगा, उसके बाद एमएड किया होगा, अब एमएड के बाद स्टिमुलस मिला, एमएड के बाद आपको स्टिमुलस क्या मिला कि अब आपको नेट क्लियर करना है, जीआरएफ करना है। ठीक है, तो स्टिमुलस के बाद स्टिमुलस मिलना। यहाँ पर क्या कहा है टॉलमैन ने कि जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, उसकी होप और उसकी डिमांड। वो क्या डिमांड कर रहा है और क्या चाहता है, क्या इच्छाएं हैं, उससे उसका स्टिमुलस बनता है आगे। कॉग्निटिव मैप दिया है इन्होंने, रैट और मेज, जो वो भूल भुलैया वाला सुना हो आपने, चूहों को छोड़ देते हैं अपनी भूल भुलैया में, वो टॉलमैन की थ्योरी ही है। 5 टाइप की लर्निंग बताई इन्होंने, अप्रोच, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस और चॉइस पॉइंट और लेटेंट लर्निंग। उसके बाद गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में हम काफ़ी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, गाइडेंस वो होती है जो हमें हमारे मम्मी पापा दोस्त दे सकते हैं, जबकि काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा होती है। और गाइडेंस क्योंकि हमारे मम्मी पापा किसी को तो नहीं दे देते कि गए हैं पड़ोसियों के घर पहले कि मैं आपको गाइडेंस देने आया हूँ, भाई मेरी गाइडेंस लो, नहीं, ये इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड होती है। जो गाइडेंस का फोकस होता है वो इंडिविजुअल पर होता है, ना कि प्रॉब्लम पर, जबकि काउंसलिंग का जो फोकस होता है वो प्रॉब्लम पर होता है, क्योंकि हम काउंसलर के पास कब जाते हैं, ऑब्वियसली जब कोई प्रॉब्लम रेज होती है। तो गाइडेंस जो होती है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती है और काउंसलिंग फोकस करती है प्रॉब्लम पे। अब उसके बाद सिर्फ एक्सपर्ट, हम काउंसलिंग के टाइप्स कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सपर्ट को ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सपर्ट को लेते हुए कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, कुछ भी सोचना ना पड़े आपको। डायरेक्टिव एक्सपर्ट को माइंड में रखो, जो डायरेक्ट एक्सपर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नॉन डायरेक्टिव, जो एक्सपर्ट नहीं करता है, तो कौन बच गया, काउंसली बच गया। उसके बाद इक्लेक्टिव में, यानी कि एक्सपर्ट भी और नॉट एक्सपर्ट भी, जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी और जो एक्सपर्ट है वो भी, दोनों का सेम रोल होता है। ठीक है, यहाँ कुछ अप्रोचेस आती हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, पर्सन सेंटर्ड। ठीक है, कॉग्निटिव में REBT का कंसेप्ट आता है, यानी कि रैशनल, इमोटिव बिहेवियर, जो थेरेपी होती है, टू गुड बी गुड ट्रीटमेंट, जो थेरेपी देते हैं रीजंस लॉजिक लगाकर। तो उसके बाद इसके अंडर क्या आता है, हमारा ABCDEF वाला कंसेप्ट आता है। होप आपको ये बहुत अच्छे से, फिर भी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। एक्टिवेटिंग बिलीफ, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसीज, डिस्प्यूटिंग, मोर इफेक्टिव वे टू थिंक एंड फीलिंग, न्यू फीलिंग, जो नया बिहेवियर आता है उससे रिलेटेड। उसके बाद थ्योरीज आती हैं, बिहेवियरिस्टिक, यानी कि जो बिहेवियर को चेंज करने में बिलीव करते हैं, रैशनल, जो लॉजिक लगाकर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इमोटिव, जो अटैच करते हैं चीज़ों को, अटैचमेंट से काम लेते हैं, जैसे पोएम्स होती है उनमें कितनी अटैचमेंट होती है किसी भी पोएट की, कभी हमारे नेचर के साथ तो कभी किसी प्रेम और प्रेमी के साथ। तो उसके बाद रियलिटी, जैसे फोकस ऑन प्रेजेंट, प्रेजेंट पर, रियलिटी को मानते हैं, फोकस करते हैं प्रेजेंट पर। So guys, it was all about the साइकोलॉजी यूनिट। तो होप आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया है लर्निंग को मेरे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में कराऊं तो कमेंट करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि 4th यूनिट को दोबारा से कराना है या नहीं, क्योंकि मैं 4th यूनिट को कम्प्लीटली पहले ही चैनल पे करा चुकी हूँ अच्छे से रिवाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा कराऊं इसी वे में नोट्स के साथ, तो प्लीज़ आप बताना, अदरवाइज मैं उसको कंप्लीट करा चुकी हूँ 4th यूनिट को पहले ही। ये मुझे ज़रूर बताना कि मैं अब 5th यूनिट लेकर आऊँ या पहले 4th यूनिट लेके आऊँ। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।